हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में वो देखते हैं। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विच इज मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती थी वो एग्रीकल्चर से ज़्यादा स्टेबल थी। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी। इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन और प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट करती थी। इट इज़ फॉर द रीजन दैट द 5-year plans place a lot of emphasis on industrial development। ये 5-year plans का industrial development पे बहुत फ़ायदा हुआ था। At the time of independence, the variety of industries was very limited। Independence के time पे बहुत ही limited industries थी। It was largely confined to cotton textiles and jute। There was only 2 big iron and steel firms। सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल और जूट की इंडस्ट्रीज थी और सिर्फ 2 ही आयरन और स्टील की फर्म्स थी। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी नीडेड टू एक्सपांड द इंडस्ट्रियल बेस। इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल बेस को थोड़ा एक्सपांड करना था। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में डिफरेंट पब्लिक सेक्टर मतलब स्टेट्स का क्या रोल था वो देखते हैं। Lack of capital to undertake the investment। Indian industrialists did not have sufficient capitals to undertake the investment in the industrial venture required for the development of the economy। Because of lack of capital investment by the private entrepreneurs, government had to undertake the capital investment through public sector undertakings। जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो भी इंडस्ट्री चलाते थे, उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इकोनॉमी को डेवलप कर पाए। मतलब जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन सब के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पूरी इकोनॉमी को डेवलप कर पाए। तो उस वजह से गवर्नमेंट को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से थ्रू कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ा। लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। द इंडियन मार्केट वाज नॉट बिग इनफ टू एनकरेज इंडस्ट्रीज टू अंडरटेक मेजर प्रोजेक्ट्स इवन इफ दे हैड कैपिटल टू डू सो। इंडियन मार्केट इतना बड़ा था ही नहीं कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले पाए। There was low level of aggregate demand because of limited size of market। मार्केट का साइज लिमिटेड था, छोटा ही मार्केट था तो एग्रीगेट डिमांड भी कम थी। इन सिंपल वर्ड देयर वाज नो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बिकॉज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी। इससे प्रॉफिट कम हो रहा था तो उसकी वजह से मार्केट बहुत छोटा ही था। सोशल जस्टिस। द डिसीजन टू डेवलप द इंडियन इकोनॉमी ऑन द सोशलिस्ट लाइन्स लेड टू द पॉलिसी ऑफ स्टेट कंट्रोलिंग द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी as the second 5-year plan puts it। second 5-year plan में ये पॉलिसी रखी गई थी। The objective of socialist pattern of the society could be achieved only through direct participation of the government in the process of industrialization। ये तब भी पॉसिबल था जब गवर्नमेंट डायरेक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन में पार्टिसिपेट करे। एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इसी को IPR 1956 भी बोलते हैं। 3-fold क्लासिफिकेशन है, 3 टाइप की कैटेगरीज बनाई। फर्स्ट कैटेगरी जिनको शेड्यूल ए नाम दिया, कंप्राइज इंडस्ट्रीज which would be exclusively owned by the state government। This category includes 17 industries like atomic energy, arms and ammunition, oils, railway etc। पहली कैटेगरी जिनको शेड्यूल ए नाम दिया उसमें ऐसी सारी इंडस्ट्रीज जो एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट के पास है, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही ऑन करती है। 17 इंडस्ट्रीज थी, एटॉमिक एनर्जी, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, ऑयल, रेलवेज एक्सेट्रा। दूसरी कैटेगरी बनाई शेड्यूल बी, consisted of industries in which the private sector would supplement the efforts of the state sector, with the state taking the sole responsibility for the start new units। It includes tool industries like fertilizers, machine tools, aluminium etc। शेड्यूल बी में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती थी? जो प्राइवेट सेक्टर और स्टेट सेक्टर दोनों मिल के चलाते थे। और अगर नई यूनिट इस्टेब्लिश हो रही है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ स्टेट सेक्टर के पास थी। तो ऐसी 12 इंडस्ट्रीज थी, फर्टिलाइजर, मशीन टूल, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और तीसरी कैटेगरी थी कंसिस्ट ऑफ द रिमेनिंग इंडस्ट्रीज विच वर टू बी इन बाय द प्राइवेट सेक्टर। मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर चला रही थी वो शेड्यूल सी में आती थी। दिस इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। मतलब भले ही प्राइवेट सेक्टर चला रही थी लेकिन गवर्नमेंट का उस पर कंट्रोल था। क्लियर है? अब पहले तो इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई किया अलग अलग कैटेगरीज में, फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंस दिए। मतलब
Although there was categories of industries left to the private sector, the sector has to kept under state control through the system of licenses. No new industry is allowed unless a license was obtained from the government. भले ही उन्होंने प्राइवेट सेक्टर्स को चलाने की परमिशन दे दी थी इंडस्ट्रीज, लेकिन वो उस प्राइवेट सेक्टर को भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था. कैसे? लाइसेंसेस के थ्रू. मतलब जिस भी इंडस्ट्री के पास लाइसेंस होता था वही आगे काम कर सकती है. जिसके पास लाइसेंस नहीं था उनको इंडस्ट्री चलाना अलाउड नहीं था. द पॉलिसी वॉज यूज्ड फॉर प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन बैकवर्ड रीजन्स. इट वॉज easier to obtain a license in the industries unit if the industrial unit was established in the economic backward areas to promote regional equality. रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना था गवर्नमेंट को, इसलिए वो इजीली लाइसेंस दे रही थी उन एरियाज में जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज है. तो अगर आपको इंडस्ट्री खोलनी है इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज में तो लाइसेंस इजीली मिल रहा था. इवन an existing industry had to obtain a license for the expanding outputs for the diversification product. This was meant to ensure that quality of the goods produced was not more than what the economy required. अब जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उन सब के लिए भी लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट था, ताकि क्या जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उस इंडस्ट्री में उसकी क्वांटिटी गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाए. इंडस्ट्रियल कंसेशन थ्रू द गवर्नमेंट हैड मेजर कंट्रोल ओवर द इंडस्ट्रीज. प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड various industrial concessions. In addition, industrial units were given industrial concessions such as tax benefit and electricity at lower tariff to encourage establishment their unit in the backward regions of the country. It was done to promote regional equality. जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है उन सबको थोड़ा कंसेशंस भी दिया था, मतलब टैक्स पे छूट दी थी, इलेक्ट्रिसिटी की रेट कम थी और ये ऐसे छोटे छोटे फायदे भी दिए थे. समझ में आ गया? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 में क्या क्या था, इंडस्ट्रीज अलग अलग कैटेगरीज में क्लासीफाई किया था, लाइसेंसेस दिए थे और कंसेशंस दिए थे. अब एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होती है? इन 1955 द विलेज एंड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी ऑल्सो कॉल्ड कार्वे कमेटी noted the possibility of using small scale industries to promote rural development. The small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the asset of unit. The limit has changed over a period of time. In 1950, the small scale industries was one which invested maximum rupees of 5 lakh. At present, maximum investment allowed is rupees 1 crore. However, the limit has been raised from 1 crore to 5 crore in respect of 69 items reserved for the manufacturing in the small sectors. Small scale industries क्या थी? मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड फिक्स्ड हो, मतलब ऐसी सारे इंडस्ट्रीज जो एक लिमिट तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकती है. वो लिमिट क्या थी? 1950 में 5 लाख रुपीस थी, जो कि बाद में 1 करोड़ रुपए कर दी थी, और वो 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए हो गई है 69 आइटम्स के लिए. मतलब क्या, अगर कुछ स्पेसिफिक आइटम के लिए कोई इंडस्ट्री खोल रहे हो तो अगर आप 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अभी, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही काउंट होगी. और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अलग अलग बेनिफिट्स थे. कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड, लेबर इंटेंसिव, मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो लेबर इंटेंसिव थी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर ज़्यादा काम करती थी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होता था. आर इक्वालिटी ओरिएंटेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहीं पे भी लोकेट हो सकती है, मतलब वो फ्लेक्सिबल थी लोकेशन के मामले में. होता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो सब रॉ मटेरियल्स उनको जहाँ पे सस्ता और अच्छा मिलेगा वहाँ पे इस्टेब्लिश होती थी, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं था, वो तो कहीं पे भी इस्टेब्लिश हो सकती थी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर इक्विटी ओरिएंटेड, मतलब इनकम इक्वालिटी. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी कम ही चाहिए था, तो वो इक्विटी ओरिएंटेड थी. क्लियर है? अब आगे देखते हैं ट्रेड पॉलिसी क्या थी, मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या था. The industrial policy that we adopt was closely related to trade policy. In the first 7 plans, trade was characterized by what is commonly called inward-looking trade strategy. Technically, this strategy is called import substitution. The policy aimed to replace or substitute imports with domestic production. इस पॉलिसी का सिंपल एम था जो भी अपन इंपोर्ट कर रहे हैं वो सबको खुद ही कंट्री में प्रोड्यूस करना, मतलब सेल्फ रिलायंस बनना. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंपोर्ट करने का सब्स्टिट्यूट क्या है? खुद ही प्रोड्यूस करना. इंडियन फॉरेन ट्रेड आफ्टर इंडिपेंडेंस,
There was decline in percentage share of agriculture exports. It was because India started using its farm produce as raw material for domestic production, and there was increased demand of domestically produced goods. इंडिया ने जो भी प्रोड्यूस करते थे उसको रॉ मटेरियल की तरह यूज करना चालू कर दिया था, और जो भी गुड्स प्रोड्यूस करते थे उसकी डिमांड इंडिया के अंदर ही बढ़ गई थी. देयर वाज डिक्लाइन इन परसेंटेज शेयर ऑफ एक्सपोर्ट of conventional item like jute, tea, mineral, etc. After independence, domestic demand of these goods went up because of planned development programs. Development programs बने थे जिसकी वजह से जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे तो उन सबकी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही थी, तो उनको एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था. There was increase in percentage share of export of machine made goods. It was to prove that development programs initiated by the government were in right direction. मशीन मेड गुड्स का एक्सपोर्ट का परसेंटेज भी बढ़ रहा था, और इससे ये प्रूव हो रहा था कि जो डेवलपमेंट प्रोग्राम बने वो सब सही जा रहे हैं. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी refers to the policy of having reliance on import substitution and protection of domestic industry through import restrictions and import duties. Import substitution implies domestic production of goods which the country has been importing. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी क्या थी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लाना, मतलब जो भी गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले उसको खुद ही प्रोड्यूस करना. दिस स्ट्रेटेजी वाज एडॉप्टेड टू सेव फॉरेन एक्सचेंज और अचीव सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस बनना और जो फॉरेन एक्सचेंज उसको बचाना, इनकी वजह से ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट हुई थी. इन दिस पॉलिसी गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट took two forms: tariff and quotas. Tariffs are the taxes on imported goods. This make imported goods more expensive and thus discourage imports. और quotas specify the quantity of goods which can be imported. ये पॉलिसी फॉरेन कंपटीशन को कम करने के लिए इंट्रोड्यूस हुई थी. दो फॉर्म्स में कंपटीशन कम कर रहे थे, एक तो टेरिफ्स और कोटास. टेरिफ्स मतलब जो भी गुड इंपोर्ट हो रहा था उन सब पे टैक्स लगा रहे थे, तो टैक्स लगाने की वजह से वो इंपोर्टेड गुड्स एक्सपेंसिव हो रहा था. और कोटास मतलब कितना क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो उसको भी फिक्स कर रखा था. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी थे और नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या थे? राइज इन इंडस्ट्री शेयर ऑफ जीडीपी बढ़ रहा था. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ रहा था. प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआईज भी बढ़ रही थी, और फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल रही थी, मतलब फॉरेन कंपटीशन कम हो रही थी. नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था? इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, गवर्नमेंट की मोनोपोली थी. लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थोड़ा कम हो गया था. कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन पब्लिक सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर के पास ज़्यादा पावर आ रहा था. और डिफिकल्टी टू क्लोज अनवायबल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, ऐसी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस जो अब काम नहीं कर पा रही थी प्रॉपरली, उन सबको बंद करना बहुत मुश्किल हो गया था. क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टिल 1991. जितने भी 1991 तक इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब 5 ईयर प्लान्स बने थे. फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर प्लानिंग टिल 1991. जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी 1991 तक, उनके फीचर्स क्या थे? डिपेंडेंस ऑन पब्लिक सेक्टर पर डिपेंडेंट थी. कंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट तो हो रहा था लेकिन वो कंट्रोल किया हुआ था. इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हुआ था. प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआईज को प्रोटेक्शन मिल रहा था. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डाइवर्सिफाई हो रही थी, मतलब बढ़ रही थी. और सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, इंडिया फूड ग्रेन्स के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो रही थी, मतलब उसको फूड ग्रेन्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ रहे थे. डिफरेंट अचीवमेंट्स क्या है इकोनॉमिक पॉलिसीज अंडर प्लानिंग टिल 1991 के? इंक्रीज इन नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम बढ़ गया था इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम भी बढ़ गया था, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो गया था. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा था. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ रहा था. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और राइजिंग कैपिटल फॉर्मेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा हो रहा था और कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ रहा था. फेलियर्स क्या थे प्लानिंग टिल 1991 के? इंक्रीज इन पॉवर्टी, गरीबी बढ़ गई थी. कंसिस्टेंट राइज इन प्राइजेस, इन्फ्लेशन हो रहा था. प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ तो रहा था लेकिन फिर भी बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम थी. इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर विद पब्लिक सेक्टर के पास ज़्यादा पावर था.
क्लियर है? अब अगले लेक्चर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन देखेंगे। थैंक यू।